हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने पहला पार्ट पढ़ा, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने व्याकरण और व्याकरण से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु थे उनके बारे में पहले पार्ट में अध्ययन किया था। दोस्तों, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, कहा था कि हम शून्य से शिखर तक हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको बहुत ही कम समय में संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ने को मिले। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित, देवनागरी लिपि, राजभाषा हिंदी, उसकी बोलियां और संविधान में राजभाषा हिंदी के बारे में उल्लेख, जिससे संबंधित थ्योरी की वीडियो राजभाषा हिंदी भाषा विज्ञान के अंदर मिलेंगे, उनको भी आप अवश्य देखें। और संपूर्ण व्याकरण जिसकी सीरियल हम चला रहे हैं, जिसका दूसरा पार्ट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, दोस्तों अवश्य देखें, नोट्स भी बनाएं। और यदि नोट्स नहीं बनाते हैं तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। दोस्तों, चैनल पर ये वीडियो उपलब्ध हैं, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मैटर इन वीडियो में मिलेगा, उपलब्ध है, जो आप अवश्य देखें, इनका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों, यदि हमारी बिना पैसे में और बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी हो, हम उसका बार बार रिवीजन कर सकें, तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इन वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं, व्याख्या सहित की वीडियो भी प्ले लिस्ट के रूप में चैनल पर उपलब्ध हैं, उनको भी आप देखें ताकि आपकी तैयारी, अच्छी तैयारी हो सके और हम एक परीक्षा के अंदर, किसी भी परीक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो हमने कल पढ़ा था व्याकरण के बारे में, उसके बिंदुओं के बारे में, और अंत में हमने पढ़ा था कि भाषा को चार भाग, व्याकरण को अंत में वीडियो के पहले वीडियो के अंत में पढ़ा था कि व्याकरण को तीन भागों में बांट करके पढ़ा जाता है: पद विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वरों के बारे में कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। यदि पूछा जाए कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। यानी स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर, जिसके भी 2 भेद हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। तीसरा भेद है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव किस प्रकार से क्रिया करती है उस आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चौथा है मुखाकृति के आधार पर 4 संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। और 5वां है नासिका के आधार पर 2 भेद: निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है और उन 5 प्रकारों के भी अलग अलग भेद या भाग हैं, जिनको हम विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद, जो कि 2 होते हैं: लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर उच्चारण अवधि के आधार पर 2 भेद होते हैं। लघु स्वर किसको कहेंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसको लघु स्वर कहेंगे। यानी दोस्तों, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसको लघु स्वर कहेंगे, जो कि हमारी हिंदी में 4 लघु स्वर है: ए, ई, उ, री। 4 लघु स्वर हैं। आगे पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहेंगे जिनके उच्चारण में लघु स्वरों से ज़्यादा, यानी दुगुना समय लगता है उच्चारण करने में, या फिर 2 मात्राओं का समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहेंगे। तो दोस्तों, लघु स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है। लघु स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर होते हैं 7: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
7 दीर्घ स्वर हैं। आ ई उ ये सहजातीय स्वर कहलाते हैं, 3 सहजातीय स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर में जो 4 अन्य हैं ये विजातीय स्वर कहलाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग स्वरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे ए का निर्माण किस प्रकार से है, ए आ प्लस ई से ए बनता है, तो इस प्रकार से विजातीय स्वर होगा। ए, इधर ए और आ गया, इधर ई और ई आ गया, तो ये अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर के बना है, इस कारण से इनको विजातीय स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वरों में 7 दीर्घ स्वर 7 हैं, जिनमें 3 सजातीय स्वर हैं और 4 विजातीय स्वर हैं। इसी प्रकार से आई का निर्माण होता है ए आ और ए आई से। ओ का निर्माण होता है ए आ और उ के। आओ का निर्माण होता है ए आ और ओ आओ से। इस प्रकार से ए आई ओ औ ये 4 वर्ण हैं जो कि दीर्घ स्वर हैं लेकिन विजातीय स्वर हैं। आ ई उ दीर्घ स्वर तो हैं लेकिन ये सजातीय स्वर हैं। प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। दोस्तों लघु स्वर में 1 मात्रा का, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है, तिगुना समय लगता है। अनुस्वार, अनुस्वार एक अलग ध्वनि है जो दीर्घ ध्वनि है, इसकी मात्रा गुरु मानी जाती है, इसे अयोग वाय भी कहते हैं। दोस्तों अनुस्वार एक अलग ही ध्वनि है। अनुस्वार वैसे दीर्घ ध्वनि मानी जाती है। अनुस्वार की 2 मात्रा मानी जाती है। अनुस्वार की मात्रा को गुरु माना जाता है। अनुस्वार की मात्रा को गुरु माना जाता है। अनुस्वार को अयोग वाह भी कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह भी कहते हैं। नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियां जिनके पहले स्वर आना जरूरी है अनुस्वार कहलाती है। अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के पीछे आने वाली ध्वनि, यानी पहले स्वर आए और उसके बाद में जो ध्वनि आएगी उसको अनुस्वार कहेंगे। तो नाक के द्वारा बोली जाने वाली जो भी ध्वनियां हैं और उनके पहले यदि स्वर आ रहा है तो उसको हम अनुस्वार कहेंगे। नाक के द्वारा बोले जाने वाली ध्वनि जिसके पहले स्वर आ रहा है तो हम उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पर है पंचम वर्ण है इसको अनुस्वार के रूप में लिखा गया है, यह अनुस्वार है। कंचन, दोनों शब्द शुद्ध हैं, ये कंचन भी शुद्ध है और ये कंचन भी शुद्ध है। अंग, ये अंग भी शुद्ध है। य र ल व स ह से पूर्व आने वाली अनुस्वार ध्वनि के लिए ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों य र ल व स ह के पहले कोई अनुस्वार ध्वनि आती है तो हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब स्वरों का दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ यानी होठों की आकृति। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे होठों की आकृति किस प्रकार से बनती है। तो होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद पढ़ते हैं, जिसके 2 भेद होते हैं। एक होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वृत्त धन आकार, आकार यानी स्थिति, वृत्त यानी वृत्त की जैसी, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है उनको वृत्तामुखी कहते हैं। तो दोस्तों जिन स्वरों को बोलने पर हमारे होठों की आकृति जब वृत्त के समान होती है तो उसको वृत्तामुखी वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे 4 हैं ऊ और ओ और औ। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारी होठों की आकृति वृत्त के समान होती है, इसलिए इन स्वरों को ऊ ओ औ, इन 4 स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर दूसरा भेद है अवृत्ताकार। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल नहीं होकर फैले रहते हैं अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। 7 स्वर होते हैं वृत्ताकार, ए आ ई री ए और आई। इनमें हमारे होठ वृत्त की आकृति नहीं ले पाते हैं बल्कि होठ फैले रहते हैं, तो इन 7 वर्णों को अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आप पढ़ेंगे
स्वरों का तीसरा वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर, कि जीभ किस प्रकार से क्रियाशील स्वरों को बोलने पर होती है, कौन से स्वर को बोलने से किस प्रकार से जीभ क्रियाशील रहती है, कौन सा भाग क्रियाशील रहता है, अगला, पिछला या बीच का। इसके 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च यानी पिछले वाला। अग्र स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, उनको अग्र स्वर कहेंगे, जैसे ई, री, ए, आई। यानी इन 5 स्वरों को जब हम बोलते हैं तो जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता है, इसलिए इन 5 स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं। दूसरा भेद है मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, उनको मध्य स्वर कहते हैं, जैसे ए को बोलते हैं तो जीभ के बीच के भाग पर दबाव पड़ता है, इसलिए ए मध्य स्वर और केवल मध्य स्वर एक ही है। तीसरा जिह्वा के आधार पर पढ़ते हैं पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च यानी पिछला भाग क्रियाशील रहता है, उसको उन वर्णों को पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। इन 5 स्वरों को जब हम बोलते हैं तो जीभ का पिछला भाग क्रियाशील रहता है, इसलिए इन 5 स्वरों को पश्च स्वर कहते हैं। तो दोस्तों अग्र स्वर 4 हैं, मध्य स्वर ए और पश्च स्वर हैं 5। अग्र में जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता है, मध्य में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है और पश्च स्वर में जीभ का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। स्वरों का चौथा वर्गीकरण पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो इसकी 4 भेद हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो मुखाकृति में संवृत स्वर पढ़ते हैं। संवृत दोस्तों, संवृत, वृत, सम यानी समान और वि यानी विभिन्न, संवृत और विवृत। तो संवृत शब्द आ गया तो समान और विवृत शब्द आ गया तो भिन्न। वृत्त के समान है तो संवृत और वर्त के समान मुख्य आकृति नहीं है तो फिर वो भिन्न हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। संवृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, तो उन स्वरों को संवृत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों संवृत स्वर, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो कुछ स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख वर्त के समान बंद हो जाता है और बहुत ही कम खुलता है, तो ऐसे स्वरों को संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, उ और री। ये 5 स्वर ऐसे हैं जो कि संवृत स्वर कहलाते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो मुख वर्त के समान बंद सा हो जाता है, थोड़ा बहुत खुलता है, तो ये संवृत स्वर है। अर्ध संवृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, ए, ओ। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारा मुख आधा बंद सा रहता है तो उन स्वरों को अर्ध स्वर कहते हैं। दोस्तों जिन स्वरों का उच्चारण करने से मुख संवृत जो स्वर होते हैं उनसे आधा बंद रहता है, उनको अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, जो 2 हैं, ए और ओ। तीसरा भेद है विवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, वो है आ। दोस्तों हम जब आ को बोलते हैं तो इसमें हमारा मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, तो आ को हम कहेंगे विवृत स्वर। चौथा है अर्ध विवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध संवृत स्वरों की तुलना में ज्यादा खुला सा रहता है, उनको अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए, आई और औ। तो दोस्तों अर्ध विवृत स्वरों में क्या होता है कि हम अर्ध विवृत स्वरों को जब हम बोलते हैं, ए, आई और औ को बोलते हैं, तो हमारा जो मुख है वो विवृत स्वरों की तुलना में तो आधा खुलता है और अर्ध संवृत स्वरों की तुलना में कुछ ज़्यादा खुलता है, तो ऐसे स्वरों को अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जो कि 3 है। तो दोस्तों
समृद्ध स्वर ई ऊ री, जिसमें मुख बंद सा रहता है। अर्ध समृद्ध ए ओ थोड़ा सा खुलता है। विपरीत आ सबसे ज़्यादा खुलता है। और अर्ध विपरीत ए आई और आओ ये विपरीत यानी आ से कम खुलता है, लेकिन अर्ध समृद्ध ए और ओ से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, जिनको हम थोड़ा विस्तार से अभी थोड़ा और आगे ज़्यादा पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्वरों का पांचवा वर्गीकरण नासिका के आधार पर है, जिसके दो भेद हैं, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक या सानुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है। नासिका यानी नाक का, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं, जैसे सभी स्वर। यदि दोस्तों हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं और उसका उच्चारण करते समय नाक का किसी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं लिया जाता है, तो उन स्वरों को निर्नुनासिक कहते हैं। यानी बिना नाक की बोले जाने वाले स्वर निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, जो कि सभी स्वर हैं। बिना नाक से बोले जाने वाले स्वर निर्नुनासिक कहलाएंगे। अनुनासिक या सानुनासिक, जिनमें नाक का जो स्वर नाक से बोले जाएंगे उनको अनुनासिक या सानुनासिक भी कहेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां, जो कि अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती है। तो दोस्तों जिन स्वरों को हम मुख से बोलेंगे वो निर्नुनासिक, और जिन स्वरों को हम मुख और नाक से बोलेंगे वो अनुनासिक और सानुनासिक कहलाएंगे। दोस्तों अब हम जैसे देखते हैं अनुनासिक या सानुनासिक। देखो ए के ऊपर चंद्र बिंदु, आ पर चंद्र बिंदु, ई पर चंद्र बिंदु, ई पर अनुस्वार लगा दिया, चंद्र बिंदु नहीं लग सकती क्योंकि मात्रा है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगा हुआ है तो ये अनुनासिक या सानुनासिक स्वर है। अब स्वरों की हम विशेषता को थोड़ा शॉर्ट के रूप में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जैसे कि मनुष्य का एक मुख है जिसमें बीच में जीभ बनी हुई है। तो दोस्तों जीभ के बीच के हिस्से से ए बोला जाता है, इसको तो मध्य स्वर कहते हैं। और जीभ के पिछले हिस्से से ऊ ओ औ और ये अंग्रेजी का गृहीत स्वर और जो ये आ है बोले जाते हैं, ये पिछले भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इनको पश्च स्वर कहते हैं। और ई ए आई जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इनको अग्र स्वर कहते हैं। तो दोस्तों जो जीभ के बीच के भाग से बोला जाता है ए, इसको मध्य स्वर कहते हैं। जीभ के पिछले हिस्से से जितने वर्ण बोले जाते हैं स्वर, इन सबको पश्च स्वर कहते हैं। और जीभ के जो अगले हिस्से से बोले जाते हैं चार वर्ण, इनको अग्र स्वर कहते हैं। रसो स्वर दोस्तों तीन है, ए ई और ऊ, ये रसो स्वर हैं। दीर्घ स्वर 8 हैं। अंग ए के ऊपर अनुस्वार, ए के बाद विसर्ग, इनको अयोग वाह भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसमें ऊपर एक बड़ी लाइन खींची गई है, फिर छोटी खींची गई है, फिर तीसरी छोटी खींची गई, चौथी छोटी खींची गई है, और यहाँ पर एक जीभ बनाई गई है। दोस्तों हम ये आप भी पढ़ रहे थे कि जीभ की, जैसे मान लो ये हमारी जीभ है और इस जीभ के बीच के हिस्से से क्या बोला जाता है ए, जिसको मध्य स्वर कहते हैं। और ये जो पिछले हिस्से से बोले जाते हैं ये वर्ण है पश्च स्वर, और जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं ये हैं अग्र स्वर। दोस्तों ये जीभ है, ये मध्य भाग, ये पिछला भाग और ये आगे का भाग। तो दोस्तों हम इसको पढ़ें कि जो पीछे के भाग में से ऊ ओ औ और अंग्रेजी का गृहीत स्वर ओ है, ये वृत्तामुखी है, यानी वृत्त के इनको बोलते हैं, इन 5 वर्णों को बोलते हैं, इन 5 वर्णों को बोलते हैं। तो वृत्तामुखी, ये वृत्त के समान मुख हो जाता है, इसलिए इनको वृत्तामुखी कहते हैं। और जो इस प्रकार से ये इस लाइन में है, इनको बोलते हैं तो वृत्त के समान मुख नहीं होता है, इसलिए इनको अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखो आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि वृत्तामुखी जो जीभ के पिछले हिस्से में है 5 वर्ण, इनको वृत्तामुखी कहेंगे। ऊ ओ औ अंग्रेजी का गृहीत स्वर, ये वृत्तामुखी है। और इसके अलावा जो बच गए ये वर्ण बच गए, ये अवृत्तामुखी है। ई ए आई ए आ, ये अवृत्तामुखी है।
इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं समृद्ध यानी बंद। समृद्ध का अर्थ होता है बंद। समृद्ध स्वर कौन से हैं? तो दोस्तों डायग्राम में जो ऊपर की लाइन है जिसमें ऊ ऊ ई ये है ऊपरी ऊपरी, ये समृद्ध है। उसकी जो नीचे की दूसरी लाइन है जिसमें देख सकते हैं ए और ओ दोनों तरफ हैं, ये अर्ध समृद्ध है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे की नीचे चौथी लाइन में केवल एक ही वर्ण है आ, ये विवृत यानी खुला होता है। विवृत का अर्थ ये आ विवृत है, खुला है। और इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो बीच की लाइन है, जो हमारे पास तीसरी लाइन है आई ए ओ गृह स्वर और आउ, और इसी के साथ में ये जो हमारे 4 वर्ण हैं ये कहलाते हैं अर्ध विवृत। दोस्तों आप इस डायग्राम को लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, और उसके बाद में हम नीचे इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि इधर की जो ये जीभ है, जीभ का बीच का भाग है ए, ये पिछला भाग है और ये आगे का भाग है। पीछे जो ये 5 वर्ण हैं ये वृत्तामुखी हैं और बच गए वो सारे अवृत्तामुखी हैं। दोस्तों जो ऊपर की लाइन में 4 वर्ण हैं ये समृद्ध हैं, और इसके नीचे की जो लाइन में 2 वर्ण हैं ए और ओ ये अर्ध समृद्ध हैं। नीचे की चौथी लाइन में एक जो वर्ण है आ, ये विवृत वर्ण है, और जो बीच की लाइन में 4 वर्ण हैं दोस्तों ये अर्ध विवृत स्वर है। दोस्तों आप इनको इस प्रकार से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वृत्तामुखी अवृत्तामुखी, वृत्तामुखी पीछे की 5 वर्ण और आगे के बीच के और एक आ। समृद्ध दोस्तों ऊपर की लाइन की 4 वर्ण, अर्ध समृद्ध उसके नीचे की 2 लाइन के 2 वर्ण, विवृत नीचे लाइन में आ विवृत, और बीच नीचे की दूसरी लाइन में जो वर्ण है 4 वो अर्ध विवृत। इसके अलावा दोस्तों 5वीं विशेषता हम स्वर की पढ़ सकते हैं। ओष्ठे स्वर कौन कौन से होते हैं? ऊ ओष्ठे होते हैं, होठों से बोले जाते हैं। ओष्ठे कंठे जो होठ और कंठ से बोले जाते हैं। ओ आउ जिनको कंठोष्ठे भी कहते हैं। तालव्य ई को तालव्य भी कहते हैं क्योंकि तालू से बोले जाते हैं। ए आई को तालु कंठे कहते हैं क्योंकि तालु और कंठ से बोले जाते हैं। और कोमल तालव्य ए आर ओ। तो दोस्तों ऊ ओष्ठे हैं, ओ आउ ओष्ठे कंठे जिनको कंठोष्ठे भी कहते हैं। ई तालव्य हैं, ए आई तालु कंठे हैं, ए आ और अंग्रेजी का गृहीत स्वर ओ जिसके ऊपर केवल चंदरी है, बिंदी नहीं है, ये कोमल तालव्य कोमल तालु से बोले जाते हैं। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण का ये हमारा दूसरा पाठ था जिसमें हमने वर्ण विचार प्रारंभ किया था, जिसमें हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, स्वरों को विस्तार से पढ़ा। आपको समझ में अवश्य आया होगा। एक बार यदि समझ में वीडियो नहीं आता है तो आप 2 बार भी देखें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।